नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी। राघव चड्ढा समेत आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सांसदों ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे ज्यादा चर्चा जिस नाम को लेकर हो रही है वो है संदीप पाठक, जिनका सीधा संबंध छत्तीसगढ़ से रहा है और जिन्हें पार्टी का चुनावी थिंक टैंक माना जाता रहा है। वहीं आप सांसदों के भाजपा प्रवेश पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि आज भारतीय जनता पार्टी न केवल देश बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन चुकी है। उन्होंने आगे कहा कि सबका विश्वास भारतीय जनता पार्टी, एनडीए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति लगातार बढ़ता जा रहा है। मुख्यमंत्री ने इसे भाजपा की नीतियों और कार्यशैली में बढ़ते भरोसे का संकेत बताते हुए कहा है कि इसी कारण भाजपा की रीति नीति से प्रभावित होकर आम आदमी पार्टी के नेता भी जुड़ रहे हैं। उनका हम स्वागत करते हैं। अब देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी देश ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है और इस पार्टी में नीति भी है, नियत भी है। तो सबका विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर, एनडीए पर और माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी पर बढ़ता जा रहा है और इसलिए आप वाला भी आ रहा है, वो भी बीजेपी के रीति नीति से प्रभावित है। स्वागत है उनका। देखिए, आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों के नाम अलग अलग हैं, लेकिन उसमें जो लोग हैं वो एक दूसरे के पूरक हैं। कभी आम आदमी पार्टी में जाके भाजपा की मदद करते हैं, कभी भाजपा में जाके भाजपा की मदद करते हैं। तो ये लोग जो जब आम आदमी पार्टी में थे तो केजरीवाल से लेके चड्ढा से लेके पाठक से लेके सब भाजपा के लिए काम करते थे। अभी भी आम आदमी पार्टी भाजपा की ही बी टीम है। आप देखिए कि जब यूपीए 2 की सरकार थी तो भाजपा के साथ मिल के इन्होंने कांग्रेस को बदनाम करने का षड्यंत्र था। अब चूँकि भारतीय जनता पार्टी बहुत दिन तक अपने लोगों को अपने से अलग नहीं रखना चाहती, इसलिए उनके साथ सांसदों को ले आई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मौजूदगी में शुक्रवार को पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में छत्तीसगढ़ पंचायत पदाधिकारी सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में उच्च शिक्षा मंत्री टंकराम वर्मा, लोकसभा सांसद बृजमोहन अग्रवाल, ग्रामीण विधायक अनुज शर्मा, जिला पंचायत अध्यक्ष नवीन अग्रवाल समेत अन्य पदाधिकारी व बड़ी संख्या में प्रदेश भर से पंचायत पदाधिकारी शामिल हुए। सम्मेलन का उद्देश्य गांवों के समग्र विकास, पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त बनाने और लंबित मुद्दों के त्वरित निराकरण पर चर्चा करना था। इसके अलावा सम्मेलन के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों को सशक्त बनाना और विकास कार्यों में तेजी लाना भी रहा। बता दें, ये सम्मेलन ऐसे समय में हुआ है जब राज्य में 1 मई से 10 जून 2026 तक सुशासन तिहार के माध्यम से जन समस्याओं के समाधान की मुहिम चलने वाली है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस है, तो सबसे पहले तो समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज जिला पंचायत रायपुर का बहुत धन्यवाद अध्यक्ष नवीन अग्रवाल जी का और जिला प्रशासन का कि आज राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर यहाँ पर पंचायत पदाधिकारियों का सम्मेलन आहूत किए थे, जिसमें हम लोगों को भी आमंत्रित किए थे। हमारे प्रदेश के राजस्व शिक्षा मंत्री श्री टंकराम वर्मा जी, हमारे रायपुर के लोकप्रिय सांसद बृजमोहन अग्रवाल जी, राज्यसभा सांसद श्रीमती लक्ष्मी वर्मा जी, हमारे विधायक अनुज शर्मा जी, इंद्र कुमार साहू जी और सभी जनप्रतिनिधिगण, जिला प्रशासन के कलेक्टर, जिला पंचायत के सीओ और पूरे जिला पंचायत क्षेत्र से तीनों स्तर के हमारे पंचायत के प्रतिनिधि, सबकी उस उपस्थिति में आज का ये सम्मेलन बहुत अच्छे से संपन्न हुआ है। और आज जिला प्रशासन के द्वारा कई यहाँ पर नवाचार किए जा रहे हैं, वो सब स्टॉल देखने का भी अवसर मिला है और लोगों को पुरस्कृत करने का भी अवसर मिला है। यहाँ पर गौण खनिज का काफ़ी पैसा आता है, तो कई पंचायत उससे महतारी सदन बनवा रहे हैं। अटल डिजिटल सेवा केंद्र हम लोग हर पंचायत में खोल रहे हैं, उसका भी भवन बनवा रहे हैं। बकरी पालन को बढ़ावा देने के लिए उसके लिए यहाँ पर MOU हुआ है और सारे पंचायत प्रतिनिधियों का हेल्थ चेकअप यहाँ पर हो रहा है। तो इस तरह से कई नवाचार यहाँ पर हो रहे हैं। आज तूता
ग्राम पंचायत की 50 माता बहनों को उनको निःशुल्क में सिलाई मशीन दिया गया है और सबको प्रशिक्षण भी उनको दिया गया है। तो इस तरह से कई नवाचार के काम हुए हैं। इसके लिए हम जिला प्रशासन को, जिला पंचायत रायपुर को बहुत बहुत धन्यवाद दें। छत्तीसगढ़ में ज्ञान भारतम अभियान को लेकर अब सियासत तेज होती नजर आ रही है। बिलासपुर में ग्राम सभाओं के जरिए ग्रामीणों की समस्याओं के समाधान और उनकी सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण का दावा किया जा रहा है। दरअसल संस्कृति मंत्रालय की पहल ज्ञान भारतम राष्ट्रीय पांडुलिपि सर्वेक्षण के तहत देश की अमूल्य पांडुलिपियों के संरक्षण और दस्तावेजीकरण के लिए गांव-गांव में अभियान चलाए जा रहे हैं, जिसमें आमजन की भागीदारी सुनिश्चित करने की बात की जा रही है। लेकिन इसको लेकर अब विपक्ष ने सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता ने इस कार्यक्रम को महज दिखावा बताते हुए कहा है कि सरकार ग्रामीणों की असली समस्याओं को नजरअंदाज कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सुशासन तिहार के दौरान लाखों आवेदन मिले, लेकिन उनका निराकरण कितना हुआ, ये अब तक स्पष्ट नहीं किया गया है। साथ ही बढ़ती महंगाई, बिजली बिल और अपराध के मुद्दों पर भी सरकार को घेरा। कांग्रेस ने मांग की है कि सरकार पहले आंकड़े सार्वजनिक करे, तभी ऐसे कार्यक्रमों का औचित्य साबित होगा। अब देखना होगा कि इस मुद्दे पर सरकार क्या जवाब देती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के 2.5 साल की सरकार उपलब्धियों के नाम में कुछ नहीं है। मोदी गारंटी फेल है। बिजली बिल बढ़ा हुआ, महंगाई बढ़ा हुआ, महिला अपराध बढ़ा हुआ, रेत माफिया, खनिज माफिया, कोयला माफिया, शराब माफिया, सब तरफ के लोग, माफिया के लोग राज कर रहे हैं और विधायक और मंत्री उनको संरक्षण दे रहे हैं। जनता का ध्यान भटकाने के लिए जन दर्शन चलता है। उन जन दर्शन में सैकड़ों आवेदन आते हैं। आवेदन की संख्या तो प्रेस के माध्यम में जानकारी मिल जाती है, लेकिन समाधान की जानकारी नहीं मिलती। सुशासन तिहार के पहले मुख्यमंत्री जी या मुख्य सचिव जी या जिला प्रशासन के कलेक्टर महोदय ये जारी करें कि इन 2 सालों में जनता के इतने लाख आवेदन आए और हमने इतने में काम कर दिया, तब तो सुशासन तिहार मनाने का इनको मौका मिलना चाहिए या उनको अधिकार है, नैतिकता है। और नहीं तो सुशासन तिहार में मंत्री विधायक उतरेंगे, ठंडा पिएंगे, लस्सी पिएंगे, लच्छेदार भाषण देंगे और प्रायोजित हितग्राहियों से मिलेंगे और अपनी पीठ थपथपा के चले जाएंगे। छत्तीसगढ़ की सियासत में एक बार फिर बड़ी हलचल देखने को मिल रही है। छत्तीसगढ़ में 30 अप्रैल को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है, जिसके लिए आधिकारिक आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि यह विशेष सत्र नारी शक्ति वंदन यानी महिला आरक्षण बिल गिरने के मुद्दे पर चर्चा और निंदा प्रस्ताव लाने के लिए आयोजित किया जा रहा है। इस अहम बैठक में प्रदेश के सभी विधायक शामिल होकर इस बिल से जुड़े हर पहलू पर विस्तार से चर्चा करेंगे। भाजपा के वरिष्ठ नेता धर्मलाल कौशिक ने जानकारी देते हुए कहा कि इस सत्र में महिला सशक्तिकरण को लेकर गंभीर मंथन होगा। जनप्रतिनिधियों के सुझाव लेकर इस बिल को बेहतर स्वरूप देने की दिशा में प्रयास किए जाएंगे, ताकि भविष्य में इसे मजबूती के साथ लागू किया जा सके। जिस प्रकार से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो बिल लाया गया और विपक्षी पार्टियों के द्वारा उस बिल को गिराने का काम किया गया है, इसी को लेकर के छत्तीसगढ़ विधानसभा में 30 तारीख को एक दिवसीय विधानसभा सत्र अधिसूचित की गई है और उस दिन इस पर सारी चर्चा होगी और कुल मिलाकर के इनका जो चेहरे हैं उनको सबको उजागर करना है कि महिला विरोधी, महिला के सशक्तिकरण ये नहीं चाहते कि महिला राजनीतिक रूप से सशक्तिकरण आए। इस राज्य के, इस राष्ट्र के नीति निर्धारण में महिलाओं का भागीदारी सुनिश्चित हो, ये नहीं चाहते। और जिस प्रकार से महिलाएं आज काम कर रही है, हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर मेयर के रूप में काम कर रही है, यहाँ पर हमारे जो विधायक के रूप में काम कर रहे हैं, अपने क्षेत्र में सशक्त होकर के क्षेत्र की आवश्यकताओं को विधानसभा में उठाते हैं, लेकिन उसका प्रतिशत अभी कम है। और इसलिए ये चाहते थे कि 33% का आरक्षण हो, तो 33% के आरक्षण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो जाएगी। और इस बात को लेकर के दिन भर की चर्चा होगी और इस चर्चा में सारी बातों को हम लोग रखेंगे, जो उनके चाल चरित्र और चेहरा उनके उजागर करेंगे और जनता के बीच में संदेश देने का भी काम करेंगे कि हम तो चाहते हैं, लेकिन ये नहीं चाहते कि देश की महिलाएं आगे बढ़े, देश की महिलाओं को राजनीतिक रूप से भागीदारी हो और देश की महिलाएं नेतृत्व करता हो सके, इस बात को ये नहीं चाहते। केवल अपने जमीन खिसक ना जाए, उसको बचाने के लिए बिल का विरोध किया।
महासमुंद जिले के बाग बहरा क्षेत्र के ग्राम आमगांव में जमीन विवाद ने खौफनाक रूप ले लिया। छोटे भाई ने अपने सगे बड़े भाई की हत्या कर शव को जलाने की कोशिश की, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई है। जानकारी के मुताबिक जमीन बंटवारे को लेकर कृष्णकांत दुबे और दौलत दुबे के बीच विवाद हुआ। विवाद बढ़ने पर छोटे भाई ने धारदार हथियार से हमला कर बड़े भाई की हत्या कर दी। इसके बाद आरोपी ने शव को गोदाम में ले जाकर आग लगा दी ताकि सबूत मिट सकें। कुछ देर बाद आरोपी ने खुद डायल 112 पर पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जला हुआ शव बरामद कर आरोपी को हिरासत में ले लिया। प्रारंभिक जांच में हत्या का कारण जमीन विवाद ही सामने निकल कर आया है। वो बाहर बाहर रहता था मेरा बड़े बेटा कृष्णा, और वो आया और गाड़ी अंदर किया और मेरे को मारा तो मैं इधर उधर हो गया था। तो मेरे लड़का छोटा लड़का छुड़ाया दौलत, तो दौलत को लाठी लेके गेट बंद करके दौलत को इतना इतना बड़ा लाठी में ठोका और उनके बाद मैं इधर उधर हो गया, मेरे दिमाग खराब हो गया। मैं उतना मेरा समय का मैं नहीं जानती। वही आग को तो मैं नहीं देखा, मेरे को मारा तो मैं भाग गया इधर बाकी तरफ। उसके बाद में आया पूरा आग लग गया। मैं छोटे बेटा के साथ में रहती हूँ, वो तो 12 महीना वो तो बनवासी है, 15 साल हो गया है बनवासी रहती है। दारू वहाँ सट्टा जुआ सब खेलती है और आती है खाली पैसा मांगती है, पैसा नहीं है बोलने से ताला तोड़ती है, हाथ को पकड़ पकड़ के लेता है और दुकान में 1-2 पैसा कमाती हूँ उसी को वही ले जाते हैं छोटे बेटा नहीं रहने से। और बस उसी काम कर करके चलाते थे। 2 महीना 3 महीना में आके बस यही काम करते थे, खाली मार। रायगढ़ के छाल थाना क्षेत्र में अंधे कत्ल का पुलिस ने चंद घंटों में खुलासा कर दिया। जमीन विवाद में वृद्ध महिला की हत्या कर शव जंगल में फेंकने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। ग्राम बेहरामार की केवलाबाई राठिया के लापता होने की शिकायत पर पुलिस जांच में जुटी हुई थी। इसी दौरान जंगल में महिला का सड़ा गला शव बरामद हुआ। जांच में सामने आया कि चचेरे भतीजे आशन राठिया ने जमीन विवाद में मारपीट कर हत्या की और शव को मोटरसाइकिल से जंगल में फेंक दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेज दिया है। 22 तारीख को लोकनाथ राठिया जो मृतका का पुत्र है, थाने में आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसकी मां 4-5 दिन से लापता है। इस पर पुलिस ने अपनी जांच शुरू की और जांच में इसने कुछ आशंका जताई कि इनका पारिवारिक विवाद भी चल रहा है। पुलिस ने संदेही आसन राठिया को लाकर पूछताछ किया, लेकिन पहले वो इनकार करते रहा। अंततः मनोवैज्ञानिक तरीके से जब पूछताछ किया गया तो वो टूटा और डेड बॉडी को उसने बरामद कराया। पुलिस ने मर्ग कायम किया। मर्ग कायम करने के बाद इससे कड़ाई से पूछताछ करने पर इसने जो कहानी बताई उसके हिसाब से घटना दिनांक को ये महुआ बिनने गई थी और वहाँ पर आरोपी भी गया था और जमीन विवाद को लेके कहा सुनी हुई। इस बीच में उसने उस वृद्ध महिला को वहाँ पर हाथ मुक्के से मारा, डंडे से मारा और उसके रिब्स की हड्डी टूट गई और वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई। बाद में इसने अपने मोटरसाइकिल में बिठा के ले जाकर वहाँ पे 4-5 किलोमीटर दूर घटना स्थल से वहाँ के झाड़ियों के पीछे एक गड्ढा था, वहाँ पर उसने इसको डेड बॉडी को छुपा दिया। पुलिस ने वहाँ से डेड बॉडी को बरामद करके मर्ग कायम करके जांच में लिया और अपराध कायम किया गया धारा 103 का और आरोपी आशन राठिया को गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है। मामले की विवेचना भी जारी। रायपुर नगर निगम की सामान्य सभा की विशेष बैठक 27 अप्रैल को आयोजित की जाएगी। सभापति सूर्यकांत राठौड़ के आदेशानुसार नगर निगम सचिवालय ने बैठक की तैयारियां पूरी कर ली हैं। बैठक में मुख्य रूप से महिला सशक्तिकरण को लेकर अल्पकालिक जन जागरूकता अभियान के आयोजन और उसके प्रभावी समन्वयन पर चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही अभियान को बेहतर तरीके से लागू करने के लिए विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श किए जाएंगे। देखिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए मोदी जी की सरकार ने लोकसभा में महिला विधेयक बिल प्रस्तुत किया, जिसमें महिलाओं को 33% आरक्षण की बात कही गई थी और उसी उद्देश्य को लेकर हमारे नगर निगम में भी कि महिलाओं का सशक्तिकरण कैसे हो, महिला आगे कैसे बढ़े, महिलाओं को आगे बढ़ाने में हम पुरुषों का योगदान हो सकता है, इन्हीं विषयों को लेकर शासन के निर्देशानुसार 27 तारीख को प्रातः 11 बजे नगर निगम का विशेष सम्मेलन इस विषय को लेकर बुलाया गया और सभी जनप्रतिनिधि महिलाओं के सशक्तिकरण में अपने विचार रखेंगे और उसके बाद हम उस विषय में एक प्रस्ताव पास करके शासन को भेजेंगे।
रायगढ़ साइबर पुलिस ने डिजिटल अरेस्ट के नाम पर हुई बड़ी ठगी का खुलासा करते हुए राजस्थान के भीलवाड़ा से महिला समेत 5 अंतर्राष्ट्रीय आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने सेवानिवृत्त कर्मचारी से करीब 37 लाख रुपए ठगे थे। आरोपी खुद को ट्राई, पुलिस और सीबीआई अधिकारी बताकर गिरफ्तारी का डर दिखाते थे। गिरोह में बैंक कर्मचारी भी शामिल था। पुलिस ने तकनीकी जांच के आधार पर आरोपियों को पकड़ा और ट्रांजिट रिमांड पर रायगढ़ लाया। आरोपियों के खातों में लाखों की ठगी का खुलासा हुआ है। मामले में आगे जांच की जा रही है। जी बताएंगे क्या हुआ था आपके साथ? 14 जनवरी को एक एयरटेल का फ़ोन आया, वार्निंग लिखा हुआ था। एयरटेल वार्निंग करके उसको मैं रिसीव किया, तो फिर महिला थी, वो बोली कि आपको ट्राई डिपार्टमेंट में कनेक्ट करती हूँ, वहाँ बात कर लेना। फिर वो ट्राई डिपार्टमेंट दिल्ली कनेक्ट की, तो वहाँ विद्या कुमार टेलीकॉम ऑफिसर मिली। उन्होंने बताया कि आपके नाम से जियो सिम खरीदा गया है, माने उपयोग हो रहा है और वो गलत गतिविधि में है, इसलिए आपके अगेंस्ट 12 खंबा पुलिस थाना में दिल्ली में कंप्लेंट है। आप 12 खंबा बात कर लीजिए करके, मैं कनेक्ट कर देती हूँ, ऐसे बोली। फिर 12 खंबा बात किया तो वहाँ बोले कि मैं बताया कि भाई मैं तो कभी नहीं लिया हूँ सिम वहाँ से, ना मैं कभी दिल्ली गया हूँ, ऐसे करके। तो मैंने कोई गलत आदमी लिया है ऐसे करके, मेरा पहचान चोरी करके उपयोग कर रहा है ऐसे करके, तो कंप्लेंट लिखा दो बोले। तो मैं वही बता दिया, आप कंप्लेंट लिख लीजिए मेरा, मैं मेरा पहचान चोरी हुआ है करके। फिर रुको बोलते हैं, मैं आपका तो कंप्लेंट ले लेता हूँ, मैं हेड ऑफिस बात करता हूँ, ऐसा बोला। फिर उन्होंने हेड ऑफिस बात किया तो बताया कि आपके अगेंस्ट में और कंप्लेंट है, बोले कि आपके अगेंस्ट में दिल्ली ICICI बैंक में खाता खोला गया है आपके नाम से और उसमें मनी लॉन्ड्रिंग हो रहा है, ऐसा करके। कितना ठगे थे आपसे पैसा? मेरे से 36,97,000। कैसे कैसे पैसे मांगे आपसे? वो बोले कि आपके माने पूरा अकाउंट को चेक करवाना पड़ेगा, तभी आप निर्दोष साबित हो पाओगे, ऐसे करके। अभी पुलिस ने पकड़ा है 5 को, कैसा लगा? अच्छा लग रहा है। क्या कुछ कहना चाहिए रायगढ़ पुलिस? धन्यवाद दूंगा रायगढ़ पुलिस। रायगढ़ के साइबर थाने में फरवरी में एक लिखित शिकायत नरेंद्र ठाकुर नामक व्यक्ति जो कि विद्युत विभाग से रिटायर्ड थे, उन्होंने दर्ज कराया कि उसे एक महिला का कॉल आया था और ट्राई का अपने को अधिकारी बताते हुए बोली कि आपका जियो कंपनी के नंबर से अवैध गतिविधियां की जा रही है। और इस पर एक तथाकथित रूप से एक IPS अधिकारी नीरज ठाकुर का कॉल आया और उसने बताया कि आपके बैंक खाते इसमें गलत गतिविधियां होने के कारण आपकी सारी रकम को अभी आप होल्ड कर दीजिए, नहीं तो आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और इस तरीके से उसे डराकर उसे डिजिटल अरेस्ट किया गया और 36,97,000 रुपया उनके अकाउंट से ले लिया गया। और बाद में जब इसे ठगी का एहसास हुआ तो साइबर थाने में आकर संपर्क किए। इसके खिलाफ में 318 धोखाधड़ी का मामला पंजीबद्ध किया गया IT एक्ट के साथ में, और पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन चालू किया। और पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में पुलिस चूँकि तकनीकी सहायता के माध्यम से जब इसमें आगे बढ़ी तो भीलवाड़ा से ये पुलिस के संज्ञान में आया कि कुछ लोग इसमें म्यूल अकाउंट का यूज़ किए हैं। इस पर हमारी टीम गई और वहाँ से 5 आरोपियों को लेकर आई है, जिसमें कि रवि, राज और आरती। शुरुआत इनसे हुई और उसके बाद 2 और लोग जो अपने अपने खाते का म्यूल अकाउंट की तरीके से दुरुपयोग किए थे। पुलिस ने इनको लेकर आकर यहाँ पे इनसे पूछताछ किया। इन्होंने अपना अपराध स्वीकार किया है। इन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा जाएगा। और जो इसकी अगली कड़ी है, जो एक्चुअल मास्टरमाइंड है, उसके लिए हम लोगों ने अपनी टीम को यहाँ पर निर्देशित किया है। आने वाले दिनों में उसका भी खुलासा किया जाएगा। सर, जो मास्टरमाइंड है उनको भी वीडियो कॉल करते थे सर, किस तरह की करते थे? जो मास्टरमाइंड था, इनसे चूँकि ये लोग म्यूल अकाउंट की तरह अपने खाते की यूज़ कराते थे और एक बार जब रकम आ गया 40 लाख रुपया, तो इसमें से इनके मन में ये भाव आया कि अब इस पैसा को हम इसको नहीं देंगे। जब ऐसी स्थिति आई तो इनके बीच में काफ़ी विवाद हुआ, हॉट टॉक हुआ। फिर ये पुलिस वाला बन के कि मैं पुलिस वाला बोल रहा हूँ, और इनके बीच में लड़ाई हुई। थाने के सामने से जाके इसने वीडियो कॉल वगैरह किया, लेकिन अंततः जो है तब तक हमारी पुलिस को इसमें खबर लग गई थी और हम लोग जाके इनको गिरफ्तार कर। तकरीबन कितनी रकम होल्ड कराई जाएगी? इनके अभी तक इसमें 1,40,00,000 रुपया की ठगी इनके अकाउंट के माध्यम से हुई है। और जो प्रार्थी शुरू में जब आया था तब 2 लाख रुपये हम लोग होल्ड कराए थे। आगे की प्रक्रिया जारी। क्या सर स्थानीय पुलिस उनके खिलाफ कोई मामला दर्ज है?
वहाँ पर तो नहीं है, लेकिन इंडिया के अलग अलग कोने से चूंकि म्यूल अकाउंट्स यूज हुआ है तो वहाँ की पुलिस के संज्ञान में है। और अभी हम लोग जो पकड़ के लाए तो राजस्थान की लोकल पुलिस की सहायता से इनको पकड़ के इन लोग जो फिर वो दूसरा अकाउंट देता था जिसमें से एक व्यक्ति का काम यही था कि वो पैसा निकाल के उसमें जमा करता कुछ था। कमीशन मिलता था उसके बाद? इनको पूरे कमीशन बेस्ड ही काम करते थे। बिलासपुर के व्यापार विहार मार्केट में नकली सामान बेचने के आरोप में खाद्य एवं औषधि विभाग ने कार्रवाई की है। शिकायत मिलने पर टीम ने सागर ट्रेडिंग में दबिश दी। कार्रवाई के दौरान दुकान में मौजूद कई उत्पादों की जांच की गई और संदिग्ध सामानों के सैंपल लेकर लैब भेजे गए हैं। बताया जा रहा है कि इस दुकान पर पहले भी कार्रवाई हो चुकी है, लेकिन नियमों का उल्लंघन जारी था। टीम ने दस्तावेजों की जांच कर व्यापारी को चेतावनी दी है। विभाग के मुताबिक सैंपल फेल होने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई से बाजार में हड़कंप मचा हुआ है। अभी कुछ दिन पहले शिकायत प्राप्त हुई थी कि सागर ट्रेडिंग में है ना नकली सामानों की बिक्री की जा रही है। उसी तारतम्य में खाद्य एवं औषधि प्रशासन की टीम, जिसमें खाद्य विभाग के अधिकारी एवं औषधि विभाग के अधिकारी आज दुकान पर उपस्थित हुए। हम दुकानों की जांच की गई एवं शंका के आधार पर खाद्य सामग्री एवं कॉस्मेटिक के नमूने एकत्रित किए गए हैं। तो इसके पहले भी यहाँ पे कार्रवाई की गई थी, कुछ निकल कर सामने नहीं आया। जो कॉस्मेटिक सामान की यहाँ नमूने लिए गए थे उनकी अभी जांच रिपोर्ट अभी प्राप्त है। उसी दौरान पुनः एक शिकायत प्राप्त हुई जिसके आधार पर आज कार्रवाई जारी है। कौन से सैंपल लिए गए, कौन से सामान? अभी खाद्य सामग्री में चाय पत्ती की नमूने लिए गए हैं, चाय पत्ती और एक मसाले के, गरम मसाले के, एवरेस्ट के, और कॉस्मेटिक में क्लोजअप टूथपेस्ट और फेयर एंड लवली। क्या लगता है जो जनता है यहाँ की बिलासपुर की जनता जो सामान यूज़ करी वो नकली सामान यूज़ करी? क्योंकि जानकारी हमको ये मिल रही है कि बाजे में से 4 से 5 दुकानदार ऐसे हैं जो नकली सामान बेचते हैं, नकली निर्माण, नकली इनों की बेचने की भी जानकारी मिली थी। ऐसे सामग्रियों पर हमारा जो विभाग है, जो खाद्य और कॉस्मेटिक है और औषधि है, जिसकी संभावना नकली होने की है, लगातार नमूने लेने की कार्रवाई कर रही है। सर आपके विभाग और सिर्फ नमूना लिया जा रहा है, बड़ी कार्रवाई निकल कर सामने नहीं आई है। जगह जगह हमने लोगों से अपील की है कि ऐसी अगर डुप्लीकेसी की संभावना पता चलता है तो फ़ौरन हमको हेल्पलाइन नंबर हमारी गाड़ी में भी लिखा हुआ है, उस पर देवें, त्वरित कार्रवाई की जाएगी। सर आम जनता जानेगी कैसे कि असली है नकली, कुछ ऐसा बताएंगे? अब इसको जांच के लिए भेज रहे हैं, जांच रिपोर्ट के बाद ही कुछ कहना उचित जनता होगा। कैसे पहचानेंगे पूछ रहा हूँ कि सामान असली है कि नकली? कुछ आजकल प्रत्येक सामग्रियों में QR कोड दे रहा है, बार कोड दे रहा है, उसको स्कैन करके प्रथम दृष्टया वो जांच कर लेंगे। और मैं चाहता हूँ प्रत्येक सामग्री का हर जो उपभोक्ता है वो बिल प्राप्त करें। भिलाई से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। दवा कंपनी के प्रतिनिधि की आड़ में चल रहे नशीले सिरप के संगठित गिरोह का दुर्ग पुलिस ने पर्दाफाश किया है। इस कार्रवाई में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पूरे मामले का खुलासा करते हुए दुर्ग एसएसपी विजय अग्रवाल ने बताया कि चौकी स्मृति नगर और ACCU दुर्ग की संयुक्त टीम ने जुनवानी खमरिया रोड के पास घेराबंदी कर एक सेंट्रो कार को रोका। तलाशी में 7 कार्टून में भरी 800 नग प्रतिबंधित कोडेन युक्त सिरप बरामद हुई। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी फर्जी ड्रग लाइसेंस बनाकर गुजरात से ई-कुरियर के जरिए ये नशीले सिरप मंगवाते थे और फिर युवाओं को ऊंचे दामों में बेचकर अवैध मुनाफा कमाते थे। पुलिस ने इस मामले में मुख्य सरगना योगेश शर्मा समेत उमेश यादव, महावीर जैन उर्फ रोहित और सतीश मेश्राम को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के कब्जे से सिरप के साथ वाहन, मोबाइल और नकदी मिलाकर करीब 5 लाख रुपए की मशरूका जब्त की गई है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। सूचना प्राप्त हुई थी कि एक एमआर है जो फर्जी ड्रग लाइसेंस बनाकर बड़ी मात्रा में कोडेन सिरप मंगाया है। उसी सूचना को डेवलप करते हुए स्मृति नगर और ACCU की टीम ने ये पूरा गैंग पकड़ा है जो अपने साथी एमआर की मदद से फर्जी ड्रग लाइसेंस बनाए और साथ ही बहुत बड़ी मात्रा में कोडेन सिरप मंगा के उसको अपने डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से नीचे लोगों तक अनऑथराइज बेचने का प्रयास किया था और इस पर से 4 आरोपी गिरफ्तार हुए और पूरा 800 नग कोडेन सिरप जो मंगाया था पूरा का पूरा बरामद हुआ। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए हॉर्नबिल TV।